हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जब न्यूट्रल एक्सिस हमने सिंगल इन्फोर्स बीम का निकाल लिया था ना, लिमिट स्टेट्स। ठीक। जरा कुछ क्वेश्चंस पे नजर मार लेते हैं, देखते हैं आपने कितना ग्रैब किया है क्लास के अंदर। ठीक है, पहले क्वेश्चंस करेंगे। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट at outermost compression fiber in limit state method of design of flexural member. Option A 0.0020, option B 0.0035, option C 0.0065, option D none of the above. क्या आंसर होगा? 0.35 बी ऑप्शन। बी सी 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 तो 0.0065। बी बी सर, इसमें मैंने सोचा वो बी ऑप्शन है वहां पे। ठीक है। In LSM, spacing of main reinforcement, मेन रिइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट आपका, ठीक है, कंट्रोल्स प्राइमरीली। तो क्या कंट्रोल करता है आपका मेन रिइंफोर्समेंट? कोलैप्स, बी क्रैकिंग, सी इज डिफ्लेक्शन और डी ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, क्रैकिंग रिफ्लेक्शन आंसर इज बी क्रैकिंग। क्रैकिंग। आंसर इज कंबाइन टुगेदर करता है क्रैकिंग एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the partial safety factor for steel is option A 1.82, option B 3, option C 1.5, option D। 1.1। ठीक है, तो जैसे ही हम ये टर्म पढ़ेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये हम जो टर्म है किसमें यूज करते हैं, हम एलएसएम में यूज करते हैं। आंसर क्या रहेगा स्टील के लिए? अगर स्टील की जगह कंक्रीट दिया होता तो आंसर क्या होता? 1.5 आंसर होता। अगर क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होता, केवल लेट्स से कि एडवर्स केस मानते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, दे दिया सिर्फ स्टील का, तो क्या आंसर टिक करते? 1.8 1.82। ठीक है, तो सोचते हैं कि डब्ल्यूएसएम का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। अगर ऐसा लिखा है लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो उसका आंसर क्या होना है? लिमिटिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो आंसर इसका 0.0035।
ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। फॉर अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, for avoiding the limit state of collapse, the safety of reinforced concrete structures for appropriate combinations of, यार आपको मैंने सॉइल के वो दिया था, एक्सप्लोरेशन के नोट्स पढ़े थे आपने? सॉइल एक्सप्लोरेशन के नोट्स दिए थे आप लोगों को, पढ़े थे आप लोगों ने? थोड़े से नहीं पढ़े हैं? हाँ, नो सर नहीं पढ़े। थोड़े से देखिए देखिए उसको, वैसे ऐसा थोड़ा सा ऐसे ना। आपने देखा होगा चैप्टर, वो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, उसको खुद पढ़ना है आप लोगों ने, पढ़ लिया था? ठीक है, तो थोड़े से नोट्स जो है वो थोड़े से मतलब डेप्थ में है, आप अगर उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो भी चलेगा, पर उसको पढ़ लेना एक बार, उसको छोड़ के मत जाना, वहां क्वेश्चन बन जाता है। एरिया रेशियो पे खासकर ध्यान देना, सैंपल का एरिया रेशियो है ना, वो पढ़ना उसमें जरूर। कल भी मैंने आपकी क्लास लेनी है, अपना टाइम खुद बता देना क्या लेना है संडे को, ठीक है। कल आप लोगों को सबको छुट्टी होगी, मेरे को लगता है कोई टाइम की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, या फिर मैं बताऊंगा इधर से कि क्या टाइम। सुबह सुबह लेने 9 बजे? सर थोड़ा 8 बजे लेना, तो 12 बजे 12:30 तक फ्री कर देना, 12 से पहले वाला। चलो ठीक, बताओ बताओ जल्दी, इसमें क्या आंसर है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। डी पार्ट वेरी गुड। अरे डी पार्ट तो है यार, कॉम्बिनेशन लिया है ये लोग, बाकी सारे कॉम्बिनेशन लिए हैं। यहाँ ये स्टार मार्क करके एक पॉइंट बताया था आपको, जब स्ट्रेस रिवर्सल लेते हैं तो पॉइंट नहीं लेते हैं। ये वाला थोड़ी है, जब तीनों कंबाइन हैं तो 1.5 थोड़ी लगता है कोलैप्स में, 1.2 लगता है, तो ये 1.2 होना लगता है। चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन, क्लेम्स का, ठीक है। सर इसमें उसमें is not considered। सर 0.9 उसमें लाइव लोड के लिए यूज करते हैं। डेड लोड के लिए यस सर, वापस सॉरी देखो, सॉरी वापस देखो, ओके ओके, वहां पे तो गैप है सर। ठीक है। ये क्वेश्चन देखना, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एसएससी की किताब उठाओगे ना, 100 क्वेश्चन है इस चैप्टर के ऊपर, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं सब तो नहीं यहाँ क्लास के अंदर करा सकता हूँ, पर मैंने कवरेज सारी दे दी, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आपको हाथ पैर मारना पड़े, कुछ सर्च करना पड़े, वो थोड़ा बहुत रहता ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन सोचो जरा, कंसिडर्ड लेस। क्वेश्चन देखना कितना अच्छा बनाया है इसने, कि डबल इनफोर्स बीम बनाते तो हो, बट उसको किस एंगल से आप उसको लेस इकोनॉमिकल सोच सकते हो सिंगल इनफोर्स, ठीक है।
बताओ व्हाट इज आंसर? The concrete is not स्ट्रेस्ड, कंक्रीट इज नॉट स्ट्रेस्ड, ठीक है, कंक्रीट इज नॉट स्ट्रेस्ड टू इट्स full value. Concrete is not stressed to its full value. A part. A. Tensile steel required is more than that for a balanced section. अरे मेरी ए पार्ट तो जस्टिफाई ही नहीं कर रहा स्टेटमेंट को, पता क्यों? अगर वो कह रहा है कि टेंसाइल स्टील जो ज्यादा चाहिए मोर देन फॉर द बैलेंस सेक्शन, तो ये तो तभी तो हमने डबल इनफोर्स बीम बनाया है ना। अंडर इनफोर्स तो काम ही नहीं करेगा, ये थोड़ी कि पैसा इतना बचा लोगी वो स्ट्रक्चर बनाओ तो फेल ही हो जाए। ऑप्शन ये तो गलत है, ये तो सही बात है। ये देखो डी ऑप्शन देखो, कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड, कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड। देखो स्टील का यूटिलिटी है, उसका काम तो डक्टिलिटी प्रोवाइड करना, वो ठीक है, वो डक्टिलिटी प्रोवाइड करेगा। पर कंप्रेशन साइड पर जो स्ट्रेन्स बन के आती हैं, निकल करके आती हैं, वो उतनी नहीं आती जितनी अभी टेंशन साइड पे आती है, ठीक है। तो टेंशन साइड पे स्ट्रेन आपकी ज्यादा रहेगी तो स्टील ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो जो कंप्रेशन साइड पे स्टील है वो अंडर स्ट्रेस ही रहना है वहां पर, वो उसमें इतनी स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होगी, ठीक है। आंसर इज योर डी, कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस। टेंशन स्टील तो चलेगा, पूरा काम करेगा, कंप्रेसिव स्टील अंडर स्ट्रेस रहेगा। मतलब स्टील का मेन काम है डक्टिलिटी देना, डक्टिलिटी मतलब कि डिफॉर्मेशंस लेना। तो कंप्रेशन साइड पे उतना बनेगा ही नहीं स्ट्रेन स्टील के, सॉरी जितना कंक्रीट में आएगा उतने स्ट्रेन से स्टील में नहीं आती है डिफॉर्मेशन। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको बता दूंगा आगे, डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम लिमिट स्टेट के अंदर भी हम कवर करेंगे, उसमें पॉइंट समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इतना आप याद रख सकते हैं कि कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड। नेक्स्ट, कल का टी बीम का फॉर्मूला याद है सबको? याद है फॉर्मूले? नहीं है याद है। चलो ठीक है, याद है तो ठीक है, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। टी बीम पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा पूरा। आपको थिकनेस ऑफ क्या दिया, डीएफ क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, फिर दिया है BW 300 mm, ठीक। L इफेक्टिव दिया है आपको 6 मीटर, L नॉट दिया है, पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ काउंटरफ्लेक्शन बोलो इन्फ्लेक्शन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कल भी बताया था, इन्फ्लेक्शन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन और काउंटरफ्लेक्शन दोनों लिख सकता है एग्जाम में, तो उसको L नॉट से डिनोट करते हैं, वो है 3.6 मीटर, ठीक है। मुझे बताना है व्हाट इज इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ टी बीम, व्हाट इज इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ टी बीम, निकालो जरा। अच्छा, जब तक आपको क्वेश्चन में आइसोलेटेड दिया नहीं ना हो, जब तक आइसोलेटेड स्पेसिफिकली नहीं दिया, तब तक आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो टी बीम के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया था कल, BF इक्वल टू, बता दो जरा क्या था, BW प्लस 6DF प्लस L नॉट बाई 6। बड़ा आसान फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। ऑप्शंस में दे देता हूं, आप लोग कैलकुलेशन करें। 3000 mm, 1900 mm, 1600 mm and 1500 mm. सर 1500 डी ऑप्शन, ठीक है।
तो बताओ इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकलेगा, ठीक है। जब तक क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना कि डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकल रहे हैं, तब तक वो डेफिनेटली जेई लेवल का क्वेश्चन। इतनी बात समझ के चलना दिमाग में, ठीक है। जब क्वेश्चन घूमेगा तो फिर हम सोचते हैं कि क्वेश्चन जो है वो जेई का नहीं है। यही पहचानने का तरीका है, क्राइटेरिया हमारे पास। जब तक डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकलता तब तक वो जेई लेवल का है, ठीक। विदाउट कैलसी। विदाउट कैलसी, यस ऑफ कोर्स, विदाउट कैलसी। अब ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है इसमें, तो बस आपको ये तो फॉर्मूले तो हर क्वेश्चन पेपर में पूछता ही रहा है जेई। इस बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। सर मूर्त भी निकाल दिया उन्होंने पेपर का। क्या निकाल दिया? मूर्त निकाल दिया है? सर वो डर गए सर बच्चे लोग। मूर्त निकल गया सर। चलो आपका वो कोई पता नहीं वैसे अभी यार, डेट तो दे ही दी है उन्होंने वैसे। कैलेंडर निकाल गया सर वो पूरा। अरे ठीक है, बच्चे पैनिक हो जाएंगे, तुम तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। बच्चे पैनिक हो जाएंगे, तुम पैनिक मत होना। सारा गेम मैं बता दूं स्ट्रेस मैनेजमेंट का होता है। आप फाइनल टाइम में कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज करते हो, यही आपकी जो क्वालिटी है वो आपको सक्सेस दिलाएगी पेपर में। अभी कुछ लोग तो हाथ खड़े कर देंगे अपने कि हमसे नहीं होगा। कुछ ने तो अभी ट्यूशन ही नहीं पढ़ी होगी, वो अपनी सेल्फ स्टडी में चल रहे थे पहले, तो उनकी अभी भी सेल्फ स्टडी ही चलेगी, ठीक है। उन्होंने मसाल भी सोम खत्म की होगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिविल की तरफ आए ही नहीं, इसी डर से कि पोस्टें बहुत कम है। जो अच्छा कैंडिडेट है वो तो पढ़ ही रहा है, ठीक है। सर मैं कमेंट पढ़ रहा था। सर मैं कमेंट पढ़ रहा था, कुछ लोग ना अब स्टार्ट कर रहे हैं तो किसमें पढ़ रहे थे कमेंट? सर ये विंग्स एक उड़ान पे और जितने भी कोई चैनल देख रहा था मैं वहाँ बच कमेंट्स ना, वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर वो। हैंडबुक पढ़ेंगे तो। सर फिर मैंने उनको रिप्लाई किया, आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। हैवी क्या ड्राइवर? सर 25,000 फॉर्म लगे सर, किसी बंदे ने बताया। बस नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं ये हो पॉसिबल सकता। नहीं, ये क्या नहीं पता सकता। किसने बोला है? 2.5 लाख हो सकते हैं, 25,000 नहीं हो सकते। सर शायद सर 5 जी लाख। एक डाउट था सर, वो क्लियर सर, इन्होंने डेट जो साथ में निकाली है, एग्जाम एक साथ करवाएंगे जल शक्ति और इसका? हाँ पक्का। एक ही दिन। और ये तो आपका पेपर तो सीबीटी हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 डेटें दी हैं इन्होंने। डेटे निकाली इनने। 3 डेटें निकालने का क्या मतलब है? सर ये बड़ी गंदी चीज है सर, अलग अलग पेपर अलग अलग टाइम पे। ये बहुत गलत होता है, ये गलत होता है सिस्टम। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा किसी की लक अच्छा होता है, उसको पेपर अच्छा आ जाता है, आसान। सर एसएससी को कॉपी कर रहे हैं। हाँ वही तो आइडिया मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था। इनका जो शेड्यूल था वो देख के कहा था। चलो कुछ हो सकता है कि ऑफलाइन हो जाए, वो चांसेस तो रहेंगे, बट मुझे जो लग रहा है कि सीबीटी ही होगा पेपर आपका। अगर आप देखें वहां पे ऊपर लिखा है OMR/CBT, है ना, /CBT लिखा है वहां पर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। जो भी हो अच्छा हो आप लोगों के लिए। तेज हो रहा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज्यादा भी होगा ना तो आपके साथ और खड़े हो जाएंगे आगे लाइन में, ठीक है। जल्दी जल्दी हो जाए वो अच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर इनके हाँ। 25,000 वाली बात सही हो सकती है। कैसे? सर मेरे जितने भी मेरे नोन है, किसी ने नहीं फॉर्म भरा है, वो पढ़ ही नहीं रहे जाइएगा। तो वो फिर और क्या चाहिए फिर आपको? ठीक है। सर वो बोल रहे हैं कि हमें इतना क्लियर ही नहीं है, इससे अच्छा और कुछ पढ़ लेते हैं, हमने जनरल नॉलेज पहले भी पढ़ा है, वो दिक्कत है। वो अकाउंटेंट का पढ़ रहे हैं। चलो 77,000 लगो फॉर्म। ये जो खबर दे रहा ना आदमी, इसकी खबर सही होती है। ये सब इसकी पक्का आवाज ही आदमी है। इसकी आवाज ही पहचान लेता हूँ मैं। साहिल शायद। यार देखो खुद से भी पढ़ना शुरू करो। आप कंक्रीट तो खुद से पढ़ सकते हो, टेक्नोलॉजी यार जो सीमेंट कंक्रीट वगैरह वो तो खुद भी आपने पढ़ा होगा, थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है। खुद से भी थोड़ा जोर लगाओ। अब हम तो करा ही देंगे यहाँ पर, बट थोड़ा सा आपको खुद सर से इन्हीं भी वाली ट्राई करना वीडियो चाहिए। में ये सर ऐसी वीडियो नोट्स में सुबह शाम हो जाती है सर, खुद का टाइम ही नहीं हो। तो वो आप लोग फिर क्लास में ध्यान से सुना करो ना ज्यादा, कि आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े।
अरे आरसीसी की देखनी पड़ती है, बाकी तो नहीं देखते हैं इतनी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? ये लास्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल भी है, मुश्किल तो नहीं है, जरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। विंग्स एक उड़ान पे कौन पढ़ाता है? कहाँ पढ़ाता है सर उधर को? सर वो 2-4 लेक्चर उन्होंने दिए थे, मैंने देखा पढ़ा रहे नहीं पढ़ाए, वहाँ कमेंट पढ़ रहा था मैं, उन्होंने लेटेस्ट कमेंट किया वहाँ नहीं नहीं, पे। ऐसे उन्होंने भी कोर्स तो शुरू किया ही था विंग्स एक उड़ान ने। तो 4 ही लेक्चर बनाए थे सर सर। वो फ्लूइड के 2-4 लेक्चर ही डाले हैं बस। जम्मू का टीचर है? नहीं नहीं सर, वो कोई था कश्मीरी। नो सर, मतलब कश्मीर का था वो एक, उसको कश्मीर पढ़ाना के। नहीं आता है सर। सर एक कोई सर गवर्नमेंट में भी है ना, उनकी सर आई थी फ्रेंड रिक्वेस्ट, पता नहीं नाम क्या। सवद्या? हाँ शायद स्वाति सर, वहाँ तो वो पढ़ा रहे हैं ना सर। सर जो अब केस कर गया, पता नहीं नाम क्या उसका। हम्म। चलिए क्या लिखा, गिवन बाय यू लिमिटेड। एमयू लिमिटिंग। अच्छा यार, ये 1 मिनट में आपको बता दूं, ये मैंने भी कराया, 0.136 ये मैंने FCK ये भी मैं, यूज ये कर मैंने सकते करवाया नहीं है क्लास में, वैसे मैंने क्वेश्चन देखा नहीं ध्यान से। ये आप लोगों ने डिग्री में हैं। जरूर ऐसे पढ़ा भी होगा। निकाल सकते हैं 0.136। आपको बेसिकली जो एमयू लिमिटिंग है ना, अगर आप लोगों को याद हो, लिमिट स्टेट मेथड के अंदर भी ग्रेड ऑफ स्टील पर, ग्रेड ऑफ स्टील से आप डायरेक्टली लिख सकते थे क्या, एमयू बैलेंस, ठीक है। आरसीसी के अंदर लिमिट स्टेट के अंदर क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील से फिर से लिख सकते हैं हम एमयू लिमिटिंग। एमयू लिमिटिंग मतलब लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि बैलेंस सेक्शन का होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली ग्रेड से लिख सकते हैं। तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। बताओ जरा 250 का क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद हो तो? एनीवन? 0.136 148 BD स्क्वायर शायद। 0.148 FCK BD स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 0.148। हाँ क्या सर, यही और इसका एक होता है नीचे वाले का? 0.136 भी होता है। इसका हाँ हाँ, 142 शायद। इसका नहीं, 142 नहीं होता, 0.38 FCK BD स्क्वायर, और इसका होता है 0.33। अभी मैं आगे करा दूंगा, ठीक है, किसी को, 0.136। ठीक है। तो ये एक हमारे पास वैल्यूज होती हैं, मैंने भी डिस्कस नहीं आप की है आपके साथ क्लास में, आगे की डिस्कस कर लूंगा जो लेक्चर चलेगा हमारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बस देखना है कि पूछा क्या है, द मोमेंट रेजिस्टेंस फॉर द बैलेंस सेक्शन यूजिंग M20 ग्रेड एंड HY स्टील ऑफ 415। तो 415 हमारे यहाँ काम का है, ठीक है। 415 गिवन बाय K BD स्क्वायर। तो K डालना है, यहाँ पे वैल्यू देखो क्या है, 0.14 FCK, 0.138 FCK। तो 415 के लिए आप क्या यूज करोगे, 0.13 FCK। तो वो आपका क्या हो जाएगा, K हो जाएगा यहाँ पर, वो आपका क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो 0.138 के साथ मल्टीप्लाई क्या करो, FCK कितना दिया है, M20 20 को मल्टीप्लाई कर दो तो K आ जाएगा। कितना हो गया ये, 2.76, ठीक है। कहाँ मुश्किल था, क्वेश्चन आसान था ये, बस इसका नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। डन। चले पढ़े फिर आप, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ singly reinforced beam. Analysis of singly reinforced beam using LSM। हम LSM पढ़ रहे हैं अब, तो कल आपको डायग्राम बना के दिखाया था हम लोगों ने, ठीक। तो इसमें ट्रांसफॉर्म सेक्शन वगैरह कुछ नहीं बनाना है हमको। तो इसका आपका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा,
दिस इज न्यूट्रल एक्सिस और ये वेरिएशन आपका स्ट्रेस का वेरिएशन है। ठीक, एक मिनट रुको। स्ट्रेस का टॉप ऑर्डिनेट क्या लिख दूं, बता दो। व्हाट इज द टॉप ऑर्डिनेट फॉर स्ट्रेस? 0.445 0.446 446 या 0.5 से एफसीके भी लिख सकते हो। ठीक है, और आपका टेंशन यहाँ पे लेवल स्टील ये आ जाएगा। ठीक, कितना 0.87 FY। ठीक है, और स्ट्रेस लिख रहे हैं तो ये आ गया आपका, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, और स्ट्रेन का वेरिएशन आपका लीनियर आएगा। टॉप ऑर्डिनेट क्या आएगा? 0.0035 0.05 और यहाँ पे स्ट्रेन कितना आएगा? ग्रेटर देन 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.00। 0.00 ठीक है, और कल स्ट्रेस ब्लॉक में हमने सीखा था लिखना कंप्रेसिव स्ट्रेस C का वैल्यू, फोर्स का, तो वैल्यू क्या होता है? 0.36 FCK into XU. 0.36 FCK B into XU। XU यहाँ पे क्या होता है? डेप्थ होता है न्यूट्रल एक्सिस का, और यहाँ पे टेंशन फोर्स ही लिख लेते हैं नीचे पूरा, टेंसाइल स्ट्रेस की जगह C लिख रहे हैं तो 0.87 FY into AST। और ये जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। ठीक है, RCC मतलब लिमिट स्टेज के अंदर ये लीवर आर्म कितना होता है? D माइनस 0.42 XU। और WSM में कितना होता है? G-6/3। G-6/3। ठीक है, तो चीजें आपके सामने हैं। हमारी कोई भी बीम है उसका एक ही फंडा है डिजाइन करने का कि C जो है वो T के बराबर हो जाए, और मैंने कल करके भी दिखाया था आप लोगों को कैसे हम C लिख लो 0.36 FCK B into XU, T कितना है 0.87 FY into AST। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। पहला स्टेप हमारा एनालिसिस में यही होता है कि हमने न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ फाइंड आउट करना हो, 0.36 FCK into B। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है आपसे एक्सप्रेशन में पूछ सकता है, या फिर क्या चीजें बतानी पड़ेंगी? AST स्टील बताना पड़ेगा, विड्थ बताना पड़ेगा, FCK बताना पड़ेगा, मतलब ग्रेड बताना पड़ेगा, M20 M25 और स्टील का ग्रेड बताना पड़ेगा, तो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से। ठीक है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1 टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा स्टेप क्या होता है एनालिसिस के अंदर? ठीक है, समझते चलो, नोट करते चलो, बाद में ऊपर नीचे कर लेंगे। दूसरा स्टेप होता है फाइंड आउट XU लिमिटिंग। कंपैरिजन करना है ना हमको, तो XU लिमिटिंग अपॉन D हमने पढ़ लिया, किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील पर। Fe 250 हो तो क्या होता है XU by D? 0.53। Fe 415 0.48 और 0.46 Fe 500। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग XU लिमिटिंग निकाल लेंगे, या तो 0.53 D आएगा, या तो 0.48 D आएगा, या तो 0.46 D आएगा। तो ये मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयर XU विद XU लिमिटिंग। ठीक है, तो अगर XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग आया तो बताओ सेक्शन क्या होगा? ओवर रीइंफोर्स। ऐसा, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि ओवर इन्फोर्स क्यों आया? तो हमेशा ऐसा सोचना कि अगर मेरा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ बैलेंस सेक्शन की डेप्थ से, अगर ये मेरा बैलेंस सेक्शन है और इससे भी टॉप से नीचे आ रहा है डेप्थ XU का,
एक्सियल लिमिटिंग मतलब आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे की तरफ झुका हुआ, नीचे की और कब झुकेगा इक्वल एरिया एक्सिस, जब नीचे एरिया ज्यादा होगा, किसका, स्टील का, जब स्टील ज्यादा होगा, ठीक है, तभी वो ज्यादा नीचे झुकेगा। तो ये सेक्शन कौन सा बनेगा, दिस सेक्शन विल कम आउट टू बी ओवर रेनफोर्स सेक्शन। दिस इज बैलेंस सेक्शन and this is under reinforced section। ठीक है, ये 3 स्टेप है, पहले ये नोट करेंगे। करूं ऊपर, करो नोट। हो गया, डन। स्क्रीनशॉट ले लो ना यार, ठीक है, सबके लिए वेट करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्लास में पढ़ना थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 आपका आएगा डिटरमाइन, क्या क्या करते हैं इनमें, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहला आ गया फॉर एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, कौन सा सेक्शन हुआ ये, अंडर रेनफोर्स। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे C इंटू जेड या फिर T इंटू जेड, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंडर रेनफोर्स के अंदर दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो। C क्या है यहाँ पर 0.36 FCK B इंटू XU, Z क्या है D माइनस 0.42 XU, T क्या है 0.87 FY AST, T माइनस 0.42 XU। ठीक है, Z का वैल्यू तो सेम ही है। This is the formula you can use for under reinforced section। ठीक है, next is MOR balance for balance section। for balance section MOR balance को हम लोग लिमिट स्टेट में क्या लिखते हैं, MU लिमिटिंग। ठीक है, MU लिमिटिंग लिखते हैं। MU लिमिटिंग का क्या फॉर्मूला है, C से करो या T से करो, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज कर सकते हैं। C पुट करोगे तो चेंज क्या होगा, केवल सिर्फ एक टर्म में चेंज होगा, FCK B इंटू XU लिमिटिंग आ जाएगा। ठीक है, इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, और T में आ जाएगा 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग।
अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका अंडर रीइंफोर्स्ड बीम कौन सा फेलियर देता है, तो क्या आंसर लिखोगे? डक्टाइल की ब्रिटल? डक्टाइल। ठीक, Ductile. हो गया ये। लिमिट स्टेट के अंदर नोट में यहां लिखेंगे, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। लिमिट स्टेट के अंदर फॉर्मूला बी कैन नॉट बी, कैन बी अप्लाइड, formula A can be applied to all cases. A मतलब C into Z वाला फॉर्मूला, all cases, चाहे वो अंडर इनफोर्स हो, चाहे ओवर इनफोर्स हो, चाहे बैलेंस्ड हो। फॉर्मूला B जो है वो आपने किस लिए अप्लाई किया? अंडर इनफोर्स के लिए और बैलेंस के लिए, ओवर के लिए यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर over reinforced sections, मतलब कि MOR T into Z वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप केवल ओवर अंडर इनफोर्स और बैलेंस के लिए यूज करेंगे, इसको आप ओवर इनफोर्स के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक बार मैं MOR का फॉर्मूला लिखता हूँ। MOR इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU। 0.36 और क्या किया हमने, XU अपॉन D कर दिया, जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस में किया था। अंदर भी आप D बाहर निकाल लें, 1 माइनस 0.42 XU बाई D, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, B D का स्क्वायर इंटू FCK, ठीक है। दो स्टेप है इसमें, पहले क्या किया, यहाँ से बाहर निकाल लिया D, ठीक है, वो एक D यहाँ पे ऐड हो गया। फिर दूसरा किया, A को D ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड में किया, तो यहाँ D आ गया, ठीक है। 2 बार D करना है। अब पुट करेंगे MOR लिमिटिंग के फॉर्मूला, दैट इज 0.36। लिमिटिंग लिख रहे हैं तो चेंज क्या आएगा, XU की जगह आपने क्या पुट करना है, XU लिमिटिंग 1 माइनस 0.42 XU लिमिटिंग अपॉन D FCK BD स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा MOR लिमिटिंग या फिर MU लिमिटिंग इक्वल टू RU FCK BD स्क्वायर, RU FCK BD स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा वो टेबल आएगा जो IS कोड में दिया है, फॉर FE 250, FE 415, FE 500, ठीक है। और यहाँ पे MU लिमिटिंग कितना आएगा, दैट इज RU का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा 0.148 FCK BD स्क्वायर, 0.138 FCK BD स्क्वायर, 0.133 FCK BD स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में, वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि FE 415 के लिए RU का वैल्यू क्या है, तो RU का वैल्यू कहाँ पे क्या है, 0.138, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन कराया उसमें FCK भी इंक्लूड किया हुआ है, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख लेना कैसे रिक्वायरमेंट है। डन। देखो यदि ऊपर जो खिचड़ी लिखी है इसको लिखने की जरूरत है नहीं वैसे आपको नोट में, ये इतना लिख लो काम चल जाएगा आपका।
ठीक है जी। ठीक है सर। यस सर। अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखो किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। प्रोफेसर हो गया। हो गया ना? अगर आपको बोल दिया जाए कि एमयू लिमिटिंग दिया है, हमें सब कुछ बता दिया है कि M20 है, FE 415 है, और हमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि AST लिमिटिंग निकालो, ये डिजाइन की वैल्यू निकालते हैं हम जब क्वेश्चन करते हैं बड़े बड़े, तो उसमें ये चीजें निकालते हैं। तो आप लोगों ने अगर AST लिमिटिंग निकालना है तो निकाल सकते हैं किसी तरीके से, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला आपके पास जो है, मैं लिखता हूँ, टू फाइंड आउट AST लिमिटिंग। तो AST लिमिटिंग अगर लिख रहे हैं तो बैलेंस सेक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, C = T 0.36 FCK B XU लिमिटिंग इक्वल टू 0.87 FY, यहाँ पे AST लिमिटिंग आएगा। यहाँ फॉर्मूले में ऊपर हमने लिखा था, जहां पर यहाँ पर इधर ये AST लिमिटिंग आएगा, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला B में देखो AST लिमिटिंग है वहाँ, ठीक। तो यहाँ इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं AST लिमिटिंग, ठीक। वो कितना आ जाएगा, 0.36 FCK B into XU लिमिटिंग 0.87 FY, ठीक है। तो AST लिमिटिंग मैंने इसलिए लिखवाया यहाँ पे। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर MU लिमिटिंग पता हो तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करें 0.87 FY AST लिमिटिंग into Z D minus 0.42 XU लिमिटिंग, इससे भी निकल आएगा आपका AST लिमिटिंग, ठीक। तो दोनों तरह से आपका AST लिमिटिंग आ सकता है। जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस में पढ़ा था एक PT, परसेंटेज टेंसाइल स्टील, ठीक है। तो अगर PT लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, AST अपॉन BD इंटू 100। अगर PT लिमिटिंग लिखना है तो क्या लिखेंगे, AST लिमिटिंग अपॉन BD इंटू 100, ठीक है, BD इंटू 100। अच्छा, अब 3 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं कि आपका परसेंटेज टेंसाइल स्टील जो है वो PT लिमिटिंग से कम है, तो सीधे सीधे समझो कि जो सरिया डाला है वो लिमिटिंग सरिया से कम है, बैलेंस सेक्शन के सरिया से कम है, तो सेक्शन आपका कौन सा होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड। बस अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पूछ सकता है XU की टर्म्स में, दूसरा पूछ सकता है PT की टर्म्स में। PT is greater than PT limiting. This is your balanced and this is your over reinforced. हो गया? Yes. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ doubly reinforced section. Analysis of doubly reinforced section, ठीक है। तो doubly reinforced में क्या है,
आपने इस तरह से कंप्रेशन स्टील भी प्रोवाइड किया है, टेंशन स्टील भी प्रोवाइड किया है। दिस इज योर ASC, दिस इज AST। अगर स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं इसका तो वो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। टॉप पे आप लोग लिख देंगे कंक्रीट में कितना स्ट्रेन आता है कंप्रेशन साइड पर 0.35। इस बार ASC के सेंट्रॉइड के लेवल का स्ट्रेन भी निकालना है तो ये रहेगा, ठीक है। बॉटम पे स्ट्रेन कितना आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। एडिशन क्या हुआ कि आपको इस लेवल का स्ट्रेन भी देखना है, ठीक है। लेट्स से कि ये डेप्थ जो है न्यूट्रल एक्सिस का वो XU है और ये टॉप से कवर है किसका? इफेक्टिव कवर है किसका? कंप्रेशन रिफोर्समेंट का। इसको किससे डिनोट करते हैं? D डैश। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाओ। कैसा लिख सकता हूँ? 0.0035 अपॉन XU इक्वल टू यहाँ का स्ट्रेन का लेवल, मतलब X मान लो, इसको Y मान लो, यहाँ पे स्ट्रेन जैसे मान लेता हूँ स्ट्रेन इन कंप्रेसिव स्टील, ठीक है। और डिवाइड में क्या कर दूं? XU माइनस D डैश, भाई XU माइनस D डैश, ठीक है। तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा कंप्रेसिव स्टील में? 0.0035 इंटू XU D डैश अपॉन XU, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रेन कितना है कंप्रेशन स्टील के लेवल पर, दैट इज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। और स्ट्रेन बना लिया है तो लेट अस ड्रॉ स्ट्रेस आल्सो। तो स्ट्रेस आपको कैसा दिखेगा? वैसा ही जैसा कर्व लिया है आपने डिजाइन। कैसा जाता है? पहले इस तरह से पैराबोलिक जाता है, वापस यहाँ से फिर रेक्टेंगल चला जाता है ऊपर। टॉप ऑर्डिनेट कितना लिखते हो? 0.45 FCK। ये तो कंक्रीट में आ गया, पर स्टील में कितना आएगा स्ट्रेस? ठीक है, स्टील में कितना स्ट्रेस आएगा और स्टील में उसके कारण कितना फोर्स आएगा, दैट इज C2। और एक कंक्रीट में खुद का भी फोर्स लग रहा है, दैट इज C1, ठीक है। समझ आ रही बात? इस बार C1 किसके कारण है? कंक्रीट के कारण है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है। और C1 जो मैं पहले फोर्स लूंगा उसमें सोचूंगा कि ये दो जो बिंदु बनाए हैं मैंने, जो ये दो डॉट बनाए हैं ASC वाले, ये नहीं। C1 को जब सोचेंगे तो इनको एक्सक्लूड कर देना है आपने, ठीक है। C2 में काउंट फॉर कर लेंगे जो भी सब्सट्रैक्शंस होंगी, मैं लिख के बताता हूँ, ठीक। तो पहले मैं C1 को लिख दूं, C1 इक्वल टू compression in concrete assuming no compression steel। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा हमने कि अज्यूम नहीं किया? क्योंकि मेरे को लिखने में आसानी होगी ना, क्योंकि C1 में तो मैं लिख कर आ रहा हूँ पीछे, C1 तो मैंने सीखा भी लिखना, तो वो तो 0.36 FCK B इंटू XU। कम से कम मैं एक चीज तो सही लिखूं, क्योंकि अगर मैं इधर ही सब्सट्रैक्शंस को ले लूं, मुझे पता है कि इस एरिया में, समझना बात को ध्यान से सुन लो फिर नोट करना आराम से सुनो। मुझे पता है कि यह यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आया है? अब सरिया आ गया। सरिया तभी होगा ना क्योंकि वहां पे कंक्रीट नहीं है। जितना एरिया सरिया ने ऑक्यूपाई किया है वो कंक्रीट की जगह तो है। तो C1 में मैंने यहाँ सब्सट्रैक्शंस नहीं किए हैं, वो C2 में सब्सट्रैक्शंस करूंगा। समझ गए मेरी बात को? यस सर। ठीक है। अच्छा, C1 का Z1 कितना आएगा? अब C1 का लिवरम कितना आएगा टेंशन से? आपको देखो WSM में कराया था मैंने। यस। ये लिवरम कितना आएगा Z1? यार C1 तो कितना नीचे लग रहा है? 0.42 XU तो नीचे लग रहा है, 0.42 XU, ठीक है। C2 लिखूं अगर मैं, तो C2 क्या है? एडिशनल कंप्रेशन इन स्टील। जो एडिशनल कंप्रेशन आ रही है अपर साइड पर स्टील में, एडिशनल कंप्रेशन इन
स्टील। तो क्या अगर मैं ऐसा लिख दूं ASC, ये तो एरिया आ गया स्टील का कंप्रेशन में, इनटू FSC, क्या मसला सॉल्व हो गया? सोचो अब। नो सर। ये तो हमने लिख दिया कि स्टील में कितना कंप्रेशन आ रहा है, पर अभी तक डिडक्शंस नहीं की हैं। अभी तक मैंने डिडक्शन नहीं किया किसका, जो कंक्रीट मैंने वहां से बाहर निकाला। ठीक है, ये जो C1 आपने फॉर्मूला लिखा है, ये तो ऐसा मान के लिखा है ना कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट है वो पूरा सॉलिड है, ये तो इस चीज का फॉर्मूला है। पर एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने इस तरह से कंक्रीट निकाला, छेद खाली किए हैं, और उन छेद को भरा है किससे, स्टील से भरा है। समझ आ रही बात? तो मैं यहाँ पे देखना कैसे करूंगा, FSC माइनस FCC, देखो अब बना C2 का फॉर्मूला। ठीक है, ये FCC क्या है, ये है आपका कंक्रीट में स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। ठीक है, उसका स्ट्रेस माइनस कर दिया हमने जो कंक्रीट में था, और कंक्रीट में स्ट्रेस कैसे निकलेगा टोटल, ये स्ट्रेस है तो फोर्स कैसे निकलेगा, C2 फोर्स लिख रहे हैं हम, तो फोर्स कैसे देगा, स्ट्रेस किसका एरिया मल्टीप्लाई करोगे, ASC का, है ना। एरिया तो कितना यूज किया है, जितना आपने स्टील भरा है उतना ही तो स्टील आपने एरिया खाली किया वहां से, जितना एरिया स्टील का आया, ठीक है, उतना ही तो कंक्रीट बाहर निकला है, तो कंक्रीट का कितना फोर्स कम हो गया, ASC इंटू FCC। यहाँ लिख देंगे FSC इक्वल टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना आया था, वो ऊपर लिखा है डब्बे में, 0.0035 XU माइनस G डैश अपॉन XU, और FCC इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट at the level of compressive steel corresponding to strain of 0.0035 XU minus D dash upon XU। लिखें जरा इसको, ऊपर से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, टेक स्क्रीनशॉट। हो गया? देखो अब टेंशन तो क्या रहेगा, टेंशन फोर्स तो क्या रहेगा, 0.87 FY/AST, वो तो नॉर्मल AST के कॉरेस्पॉन्डिंग ही फोर्स आएगा। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालते हैं, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ वो कैसे निकलेगा, सिंपल सा फंडा है, C क्या कर दो, T के बराबर कर दो। C को, अब C यहाँ पे दो कंपोनेंट है, C1 और C2, तो C1 लिख लो पहले 0.36 FC के B इंटू XU प्लस C2 क्या आएगा, ASC FSC माइनस FCC इक्वल टू T 0.87 FY/AST। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा तो डिटरमाइन नहीं करना है, ठीक है, बस ये थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज इधर होती है एसएससी के अंदर एनालिसिस में। ठीक है,
अब घर जाके इसमें फीलिंग मत ले लेना, मत क्वेश्चन निकालो वहां पे डबल रिइंफोर्स बीम को और कर रहे हो वहां बैठ के 2 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जैसा भी केस होगा अपने फॉर्मूले मैंने जनरल बता दिया कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है ओवर इनफोर्स के लिए। देखो दूसरी चीज तो आप कैलकुलेट क्या करोगे हमेशा, एक्सियल लिमिटिंग। तो उसके लिए तो आपको पता है वो क्या 3 चीजें निकल के आती हैं, 0.53D, 0.48D, 0.46D। तो तीसरा चीज आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे किसको, एक्सयू को एक्सियल लिमिटिंग के साथ। और फोर्थ चीज क्या करोगे, फिर एमओआर निकालोगे, ठीक है। तो साइकिल ऐसे ही चलेगा आपका हमेशा, ठीक है। तो एमओआर निकालने के लिए यू नो कौन सा फॉर्मूला कब लगना है, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली डबल रिइंफोर्स बीम बना रहे हो तो वो अंडर रिइंफोर्स बीम ही रहा होगा, ठीक है ना। क्यों बनाया डबल रिइंफोर्स बीम, अंडर रिइंफोर्स बीम बनाने के लिए तो बनाया है। तो एमओआर कैसे निकालेंगे, एमओआर को सिंपल यूज कर लो। देखो C1 प्लस C2 Z2 ये फॉर्मूला यूज होता है एमओआर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डबल रिइंफोर्स बीम का यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो C1 फिर से वही लिखो 0.36 FCKB into XU। Z1 कितना है C1 का, वहां बताया था 0.42 XU। C2 क्या है, ASC FSC माइनस FCC। अब बताओ Z2 कितना है, बताओ जरा किसी को, या D माइनस, वेरी गुड, ठीक है, D माइनस D डैश। ये देख लो ना यहाँ पे ऊपर, ये देखो C2 कितना नीचे लग रहा है ऊपर से, C2 टॉप से कितना नीचे लग रहा है D डैश। तो ये Z2 कितना बनेगा D माइनस D डैश, क्योंकि ये टोटल कितना है D है। क्लियर है ये। अब इससे ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मत टाइम वेस्ट करना है इस पे, ठीक है। हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखेंगे, एक्सप्रेशन में डायरेक्टली पूछता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना। और एमओआर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये चीजें याद रखना, ठीक है। यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिखेंगे, ठीक। D डैश अपॉन D का रेंज मैंने कल बता दिया था आपको, क्या रेंज था, एज D डैश अपॉन D 0.2 to 5, 0.5 is in range of 0.05 से 0.2 stress in concrete will be। मतलब यहाँ पे हम FSC और FCC निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कोड कहता है कि जब तक आप D डैश अपॉन D को इस रेंज में रखते हो तब तक आपका FCC का वैल्यू जो आता है 0.45 FCK आता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आ गया। और FSC का वैल्यू एक टेबल से निकलता है, तो टेबल अभी ड्रॉ करूंगा मैं नीचे। FE 250, FE 415, FE 500, D dash upon D equal to 0.05, 0.1, 0.15, 0.20। तो ये 4 वैल्यूज आ गई, ठीक है। 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, ठीक है। जब भी डिजाइनर डिजाइन करेगा वो इन्हीं में से कोई वैल्यू लेगा। अब ये नहीं करेगा कि 0.13 करेगा वो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। निकालने के लिए आपको आ सकता है, इंटरपोलेट करने के लिए, पर ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे Fe 250 के लिए बहुत आसान है। Fe 250 के लिए चाहे कोई भी रेशियो हो आपका FSC का वैल्यू यही रहेगा 217। तो ये तो याद रख लेना कम से कम, और कुछ याद रहे ना रहे यहाँ पर ये लाइन याद रखना, क्योंकि ये सेम वैल्यू है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा ये वैल्यू पूछते रहते हैं ना, 415 के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो अगर सब याद हो जाए तो वो तो ज्यादा अच्छी बात है। 353, 355, 353, 342, 329, ठीक है। पहले बार तो याद हो जाएगा, दूसरे वाले को कोशिश करना, तीसरे वाले को मत करना, ठीक है। तीसरे वाले को छोड़ देना। 458, 441, 419 और 380। This is the table to calculate the value of FSC.
क्योंकि एफएससी और एफसीसी की वैल्यू जब तक पता नहीं रहेगी तब तक आप एक्सयू निकाल ही नहीं पाएंगे। यहाँ देखो, एक्सयू निकालने के लिए यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ एफएससी एंड एफसीसी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में यूज होता है ये, पहली इक्वेशन के अंदर ही। ये AK-47 माथे पे हाथ को रख रहा है चैट में, समझ नहीं आ रही। अक्की है ये, AK-47 अक्की है क्या? जी सर। क्या हुआ अक्की? डन? या समझ तो आ रहा ना आप लोगों को, या नहीं आ रहा है? आ रहा है। नहीं भी आ रहा तो कांट हेल्प इट, करना पड़ेगा ये, ठीक है। आरसीसी है ये। सोचा क्या सर ये। हाँ, इसको सर रटा लगाओ। तो और क्या रटना ही है, स्कोर क्या है, पर किस तरह से रटना है, क्या रटना है, वो तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट। ठीक है, वो हमारा काम है बताना आपको। ठीक है, डन। जितना शॉर्ट में मैंने आपको डब्ल्यू इन्फोर्स बीम यहाँ बता दिया है, इतना शॉर्ट में आपसे खुद कभी भी नहीं बनेगा ये। ठीक है, और इससे ज्यादा चाहिए इसमें ज्यादा इसमें फैक्चुअल चीजें आती होंगी ना। फैक्चुअल चीजें ही आती है, क्योंकि एनालिसिस तो करवाएगा नहीं वहां से आपको। गेट के क्वेश्चन में एनालिसिस के पार्ट आ जाता थोड़ा छोटा सा, वो बता देगा वैल्यूज देके कि ये चीज निकालो। यहाँ थोड़ी बोलेगा जेई के पेपर में। तो यहाँ हमें बस ये चीजें पता नहीं चाहिए कि टेबल में एफएससी का वैल्यू क्या है, एफसीसी क्या होता है, इक्वेशन क्या है, वो थोड़ा सा जनरल बता देते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी इसमें जो फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने ऊपर ये फॉर्मूले की बात की कि ये याद कर लो, ये डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, बाकी करेंगे सर, सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लेंज सेक्शन। इंट्रोड्यूस कर दी थी मैंने फ्लेंज सेक्शन, फॉर्मूले भी करवा दिए थे। अब इसका एनालिसिस करना है बाय लिमिट स्टेट मेथड। ब्रेक तो नहीं चाहिए? नहीं सर, अब ना ये सर, इसके अभी बाद ही करेंगे। चाय पीनी है? डिनर करके बैठे हो? यस सर। यस सर। नो सर, डिनर करना है, ऑलरेडी करा। बनाना पड़ता है सर। सर साथ साथ पढ़ते पढ़ते। डिनर बनाना है अभी? सर मुझे आज तो फ्रेंड बना रहा है सर, उसके बाद अभी तो बना ही नहीं, तकरीबन 11 बजे का आते। अच्छा, मैं सोचा डिनर बनाने के लिए ब्रेक रहेगी, अब फिर तो हो गया। नहीं सर, वो तो आज फ्रेंड बनाए। ठीक है, फ्लेंज सेक्शन है ये। दिस इज योर फ्लेंज सेक्शन, टी सेक्शन है ना। तो इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो हम इस बीम को सोचते हैं कि इस बीम में दो कंपोनेंट है, जैसे हमने डब्ल्यू इनफोर्स बीम में भी सोचा था। ठीक है, एक कंपोनेंट पहले बीडब्ल्यू ले लो, बीडब्ल्यू और पूरा डेप्थ ले लो डी। दिस इज डेप्थ डी, दिस इज डेप्थ डी एफ, दिस इज कंप्लीट विड्थ बी एफ, विड्थ ऑफ फ्लेंज। और बीडब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ वेब। तो पहला आपका आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहाँ से निकाला? ये निकाला रेक्टेंगल यहाँ से, इतना इतना पूरा जितना येलो बनाया है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल कितना आएगा? BW, और डेप्थ कितना आ जाएगा इसका? D। तो ये आपका सेक्शन 1 हो गया। इसमें प्लस कर दो, अब बचा क्या होगा केवल? अब ब्लू वाले से दिखाता हूँ। अब ये बचे दो रेक्टेंगल बचे, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल।
ठीक है, इसमें जो स्टील है दैट इज AST1, इसमें जो स्टील है दैट इज AST2। अगर देखो मैंने सेक्शन बनाया, अगर बीम बनाया है मैंने ये, तो मुझे ये भी जरूरी है सेटिस्फाई करना है कि उसका C = T आए बराबर इंडिविजुअल। ठीक है, तो तभी मैंने सरिया भी रखा है नीचे। यहाँ पे कंप्रेशन में तो ये है ही है, ये भी कंप्रेशन में है, ये भी कंप्रेशन में एरिया है। न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ से निकल रहा होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बन गए। मुझे बताओ ये विड्थ कितना आएगा टॉप पर, देखो दिस वेल BF minus BW। बाई 2 नहीं आएगा, Yes, बाई sir। 2 तो फुल का सर। फुल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। सर फुल का कह रहा था, BF minus BW। अरे कोई नहीं यार, गलत भी कह दिया तो कौन से नंबर काटूंगा मैं। चलो कोई जज्बाती हो जाते हैं भाई ये। नहीं सर ऐसे। ठीक है, क्लास में ना पढ़ाता था तो हर बच्चा, एक बच्चा बार बार पूछता है ऐसे कि सर ये अलग लिखूं कि साथ में लिखूं, समझ रहे हो, जैसे लिखा डिक्टेट कर रहे हैं, ये अलग लिखूं कि साथ में लिखूं। तो एक अब हमें भी कभी कभी इरिटेशन हो जाती है बच्चे से, हर लाइन के बाद पूछता है वो, तो मैंने कहा देखा अलग लिख के देखा देखा कोई फर्क पड़ता है। समझ कुर्सी पे आई? उठाना सर अपने हाँ अपनी चलो, कुर्सी पे उठाना था, उसको साथ में उठा के लिखना। तो कोई बात नहीं, ये जो बोल रहे हैं इससे इरिटेशन नहीं हो रहा मुझे, कुछ भी नहीं हो रहा। और पर ये है कि नहीं सर, अगर कभी गलत भी बोल दोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो गलती करने के लिए आए हो आप, गलती एग्जाम में नहीं करनी। ठीक है, 1 ठीक है, पहले इसमें दिखा देते हैं थोड़ी सी कहानी आप लोगों को, रुको। Analysis of flange beam. Flange beam is done by assuming the beam to be composed of 2 segments. To be composed of 2 segments. First segment will be like a rectangular section. Second segment will be like a beam section having a concrete area BF minus BW into DF and steel section area of AST2। ठीक है, ये लिखो कहानी। लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, लेट तक लेक्चर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आज। कल संडे है, आप लोगों ने कहाँ जाना है, घर में ही रहना है आपने। ठीक है, 20 मिनट्स का ब्रेक है, विल मीट एट 10:10। सबको नहीं होती है छुट्टी सर। ये प्यार का पंचनामा 1 का डायलॉग याद आ गया मुझे। प्राइवेट सेक्टर में हो? यस ठीक है, तो अगर डायलॉग याद नहीं है तो मूवी देखना, प्यार का पंचनामा 1। देवेंद्र से पूछता है वो, पेपर की मूवी मूवी देखे हैं सर अभी? अभी मत देखना, पेपर के बाद देखना। ठीक है, सर एक तो IPL गलत टाइम पे आ गया। ठीक है, 10 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक है, 10:10 पे मिलते हैं वापस। ठीक है, शार्प देख लेते हैं सर थोड़ी देर दिल्ली की बैटिंग। मैं तो देख रहा हूँ।
सर यही कुछ ला दो। सर यहीं पे चला दो सर। आपका वाईफाई भी है। सर आईपीएल लगा दो। शुक्र है तुम लोगों ने ये नहीं बोला सर पेपर चला दो इधर। 50। चेन्नई ने बड़े स्कोर मार दिए यार 188। लास्ट में मार गया सैम करन जडेजा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक। यहाँ पे बनते हैं देखो टोटल 3 केस। ठीक, पहला केस ये है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ लाई कर जाए? विद इन फ्लैंज। विद इन फ्लैंज का मतलब ये हुआ कि आपका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे कहीं लाई कर गया, इधर। ठीक है, जब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लाई कर गया तो आप लोग कैसे क्या समझेंगे? देखो लिमिट स्टेट के अंदर हमारा जो डिजाइन होता है वो क्रैक डिजाइन होता है। ठीक है, क्रैक डिजाइन होता है मतलब नीचे का जो कंक्रीट होता है वो टूटा हुआ होता है। तो अगर यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस, तो डेफिनेटली जो आपका इफेक्टिव एरिया बचेगा कंप्रेशन में वो ये रहेगा। और टेंशन कौन संभाल रहा होगा? आपका केवल स्टील। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसमें मैं इसको ऐसा भी सोच सकता हूँ कि मेरी बीम ऐसी थी पूरी, बीम का क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ अब कि मेरा बीम का क्रॉस सेक्शन है बी एफ इंटू डी। ठीक है, स्मॉल डी डेप्थ पे क्या है आपका? स्टील पड़ा हुआ है। स्मॉल डी डेप्थ पे आपका क्या है? स्टील पड़ा हुआ है। तो मतलब अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ विद इन फ्लैंज लाई कर जाता है, कब करेगा? एक्स, व्हेन एक्स विल बी लेस देन डीएफ, इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सोच सकता हूँ कि मेरा बीम का टोटल डायमेंशन क्या है? बी एफ इंटू डी है। मैं बीम को क्या ट्रीट कर सकता हूँ? एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है, सबसे आसान क्वेश्चन फ्लैंज सेक्शन में से, कि कब आप एक फ्लैंज सेक्शन को रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन कर सकते हो? जब उसका न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कहाँ हो? बोलो। फ्लैंज के अंदर हो। सेम टाइम पर अगर मैं दूसरा केस ले लूं, मैं मानता हूं कि मेरा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ यहाँ नहीं था। ठीक है, फ्लैंज के अंदर नहीं आता, वेब के अंदर आता है। इसमें एक वेब के अंदर आता है, यहाँ कहीं न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होता है। ठीक है, तो अब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है वो सारा क्रैक्ड होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगा? इफेक्टिव होगा। अब देखो कंप्रेशन में एरिया क्या है? फ्लैंज भी कंप्रेशन में है और ये भी कंप्रेशन में है, इतना सा वेब। तो क्या अब आप बीम को रेक्टेंगल की तरह मान सकते हो? नहीं मान सकते। समझ आ रही है? क्योंकि ये वाली जगह कहाँ छोड़ोगे? ये कहाँ छोड़ोगे? ये तो नहीं है ना, वहां पे एब्सेंट है। तो अगर अब रेक्टेंगल मान लिया आपने तो आपका डिजाइन गलत हो गया। ठीक है, तो बीम को रेक्टेंगल तभी मानना है, इसकी तरह रेक्टेंगल की तरह तभी डिजाइन करना है जब न्यूट्रल एक्सिस इसके अंदर हो, आपका फ्लैंज के अंदर हो। जब न्यूट्रल एक्सिस बाहर आ जाएगा तो फिर फ्लैंज सेक्शन की तरह ही डिजाइन होगा। फिर एनालिसिस इस तरह से चलेगा, बीम पहला और बीम सेकंड। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं, चले आगे। सबसे पहला आपका केस आएगा फर्स्ट पॉइंट, when xu is less than df, इक्वल टू का साइन भी आ जाता है when xu less than df। ठीक है, the analysis and design of the section will be like singly reinforced a rectangular section। और विड्थ कितना हो जाएगा? विड्थ bf। ठीक है, सेकंड में when xu greater than df,
जब XU आपका बड़ा हो जाए DF से, तो we have two situations. फिर दो केस आते हैं. We have two situations. ठीक है. First one is your XU is greater than DF. DF is less than XU, and XU in turn is less than 7/3 DF. This is case one. Second is XU is greater than equal to 7/3 DF. तो ये दो केस निकल करके आएंगे जब आपका न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ फ्लैंज से बाहर लाई करेगा. Seven by three. 3/7. अरे वो DF है, DF is less than, ठीक है. 3/7 तो फिर DF के अंदर ही रह गया XU. क्या सो बोल रहे हो? ऐसे रहता था. अगर आप ऐसा लिख दोगे 3/7 तो फिर कोई सेंस बनेगा? फिर तो DF XU तो आपका DF से छोटा ही है. ठीक है. नेक्स्ट चलें आगे. केस 1 स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे. सर ऊपर वाली सर फिगर करना. ये वाली फिगर बनाने लगा हूं फिर से. पहले तो ली हुई है ना, पहले वाला लिया है ना. केस 1. ठीक है. तो प्लीज इसको आप ऐसा सोचेंगे. ठीक है, ये आपका सेक्शन 1 हो जाएगा, ये सेक्शन 2 हो जाएगा. ठीक. तो पहले केस में तो क्या हो रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ केस 1 में, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ जो है वो यहाँ कहीं रह रहा है. दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU and this dimension is DF. This dimension is DF. Case 1, when XU is less than DF. तो इस केस में आपने क्या सोचा कि आपका पूरा बीम ही रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन कर दो. यहाँ पे अंदर AST होगा. ठीक है. केस 1, when XU less than DF. इक्वल टू का साइन भी बीच में आएगा. When XU is less than DF, neutral axis lies in flange. ठीक है. Second point, the portion below neutral axis is not effective in tension. Third, hence analysis and design will be as per a rectangular beam. Of depth. कितना लिखूं मैं? Small d effective depth and width BF, and width
BF। अब आप लोग कैसे चेक करोगे? नेक्स्ट स्टेप ये है, हाउ यू विल चेक कि आपका डेप्थ कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, सवाल तो ये है ना, एग्जाम में तो चलो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में ये बात पूछ लेता है कि अगर XU DF से कम हो तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन होता है आपका फ्लैंज सेक्शन। बट अगर चेक करना आ गया तो कैसे करेंगे? ठीक है, चेक करने के लिए हम एक अजम्पशन करते हैं। हम पहली अजम्पशन ये करते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ लाई कर रहा है, डेप्थ DF पर, यहाँ पर लाई कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस। पहला अजम्पशन ये मान, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम न्यूट्रल एक्सिस lies at the bottom of flange। अगर बॉटम ऑफ फ्लैंज पे लाई करेगा तो मुझे बताओ XU की वैल्यू क्या हो जाएगा? XU इक्वल टू DF हो जाएगा। समझ आ रही है? अगर न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन बॉटम पे लाई कर रहा है फ्लैंज के, तो आपका जो XU होगा वही क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। अब XU के ऊपर का पोर्शन क्या होता है, किसमें होगा, कंप्रेशन में। नीचे का पोर्शन क्या होगा, टेंशन में। और टेंशन सारा का सारा कौन ले रहा होगा? Who is taking the tension? Steel. Steel. Who is taking the compression? The portion of concrete built above neutral axis. So this is the effective area. Can you write C? Compression. Can you write compressive force? Yes. कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे compressive force? रेक्टेंगल के लिए compressive force लिखना नहीं सिखाया पहले क्या? लिखना सिखाया है। क्या है? 0.36 FCK B into XU। और यहाँ पे XU जो है वो DF को पुट कर दो ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.36 FCK B into DF। तो ये कंप्रेशन फोर्स निकालोगे उसके बाद। ये assumption के बाद you will calculate the compression force and you will also calculate the tension force, tensile force। तो टेंसाइल फोर्स कैसे निकालते हैं? 0.87 FY AST। और फिर अब इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो, कंपेयर दीज फोर्सेस, कंपेयर C एंड T। देखो कोई चीज बड़ी आएगी आपकी, इफ C कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन T, अगर C बड़ा आ गया T से, समझो बात को। ये सब करने का मतलब ये है, हमने एक चीज अज्यूम की केस कि आपका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, लोकेशन क्या है, फ्लैंज का बॉटम। अब C और T कैलकुलेट कर रहे हो, अगर C बड़ा आएगा दैट मींस कि आपको न्यूट्रल एक्सिस की शिफ्टिंग कहाँ करनी है, ऊपर की नीचे? ऊपर करनी है, ऊपर करनी है। ऊपर क्यों करनी है? ताकि C बराबर हो जाए T के। और बराबर होने के लिए क्या जरूरी है कि C का वैल्यू कम हो और T का वैल्यू बढ़े, क्योंकि C बड़ा आया था T से। असल में क्या होना चाहिए, C तो बराबर हो जाना चाहिए T से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस विल शिफ्ट अपवर्ड। तो आपका चेक लग गया, न्यूट्रल एक्सिस विल शिफ्ट अपवर्ड एंड रिमेन्स इन फ्लैंज, एंड रिमेन्स इन फ्लैंज। तो अगर ऐसा हुआ कि C लेस देन T आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ और एरिया कंप्रेशन में लेना पड़ेगा। तो हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस यहाँ आ जाए, कुछ एरिया को कंप्रेशन में लेने के लिए, तो फिर C का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस केस में क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस विल shift downward, has to shift downward to increase the value of compression and falls within web। ये दो, ये चेक लगेंगे आपको। आई होप इट इज अंडरस्टूड। समझ आया सबको? तो यही बातें मैं लिख देता हूँ यहाँ, तो मैंने ऐसे लिखा तेज तेज, और आपको लिखा देता हूँ ताकि अच्छे से नोट्स बन जाएं आपके। ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो स्क्रीनशॉट लो पहले। डन। इन्हीं बातों को ये लिखना, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखो, ठीक है, इसको मत उतारो। if compressive force
is greater than tensile force. The compressive force has to be reduced so that compressive force becomes equal to tensile force. Thus, neutral axis must lie within the flange. और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, अगर compressive force छोटा आएगा is less than tensile force, the neutral axis depth has to be increased so that compressive force becomes equal to tensile force. Thus, neutral axis will be in web. तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या 0.36 FC के B इंटू XU के DF क्या बड़ा है 0.87 FY EST से? अगर है, इफ यस, तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा? न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लैंज, otherwise lies in web. This is the final check. अब क्वेश्चन देख लो, इतना सब बनने के बाद क्वेश्चन क्या बनता है, ये यूपीएससी की प्रीलिम का हाल है, ठीक है। A T-beam behaves as a rectangular beam. कब? When its neutral axis, क्या लिखें? Coincides with the centroid of reinforcement. Option B, coincides with the centroid of T-beam. Option C, remains within the flange. Option D, remains in the web. क्या आंसर टिक करेंगे? Remains within the flange. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट केस, हो गया ये नोट सबका? तो थोड़ा ऊपर करना सर एक बार, और ऊपर से। हाँ सर, यहाँ तक सर, ये केस वाला थोड़ा सा नीचे से सर, इधर इधर सर, ऊपर सर, ऊपर सर नीचे सर, केस वन ऊपर करूं? हाँ सर, सर ये जहाँ से आपने केस वन लिखा है सर, वो वाला लेना। अच्छा ये, हाँ सर, बस बस सर। ठीक है। नेक्स्ट केस, केस सेकंड,
when neutral axis depth lies within range XU greater than DF less than 7/3 times DF. This is the second case. ठीक है, अब इस केस में क्या होता है देखना। ठीक है, तो ये दो सेक्शंस बना ली हमने। दिस इज वन सेक्शन, दिस इज सेकंड सेक्शन, दोनों में ही स्टील रहेगा यहाँ और यहाँ। दिस इज AST2, दिस इज AST1। ठीक है, अच्छा इस वाले सेक्शन की जो आपकी जनरल जो बन के आती है डायग्राम स्ट्रेस का, कंबाइंड डायग्राम मैं बताता हूँ पहले। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या है, बाहर आ चुकी है, कहां से, फ्रंट से। दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये शेप बन के आ रही है, यहाँ स्टील है और यहाँ मुझे टेंशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ये आपका डेप्थ DF है। DF डेप्थ के अंदर आपको देखो कैसा शेप मिल रहा है स्ट्रेस डायग्राम का। अब क्या है, आप लोग क्या करते हो अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग दोनों का एनालाइज करते हो। आप सेक्शन 1 बना देते हो जो कि रेक्टेंगल होता है, जिसका विड्थ कितना होता है BW, और दूसरा क्या करते हो सिर्फ लेंथ ले लेते हो BF माइनस BW डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस रेक्टेंगल का जो पहला वाला सेक्शन है इसमें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें न्यूट्रल एक्सिस आपका कहीं इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पे इसका अपना कैसा बनेगा स्ट्रेस डायग्राम, इसका अपना स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इंडिविजुअल स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन बनेगा, ये ST1 है तो ये T1 आ जाएगा, इसके कारण जो कंप्रेशन आएगा दैट इज C1 आ जाएगा। और C1 कंप्रेशन लिखना भी सीखा है हमने 0.36 FCK B इंटू कितना, B इंटू कितना XU। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, आपका जो ये फ्लेंज है, ये जो फ्लेंज है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, जिसका विड्थ कितना है, इस पूरे रेक्टेंगल का विड्थ कितना है BF माइनस BW। ठीक है, फ्लेंज का टोटल विड्थ कितना है। इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है आपका, जो शेप आ रहा है स्ट्रेस डायग्राम का वो कैसा आ रहा है, यहाँ पर इस लेवल तक, इस लेवल तक एक क्या आ रहा है आपको, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और उसके बाद एक इस लेवल में देखो, रेड पेन से ड्रॉ करूंगा, ये इसको ट्रंकेटेड पैराबोला बोलते हैं, ट्रंकेटेड पैराबोला। ठीक है, अब इस पूरे की शेप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये है ना, तो आपके सामने यहाँ पर डायग्राम में क्या बनेगा, केवल ऐसा बनेगा। ऐसा। अब ये जो शेप है, ठीक है, इस शेप का C निकालना हो थोड़ी दिक्कत होगी हमें, क्योंकि C निकालेंगे पहले इसका वॉल्यूम लेंगे, फिर इस ट्रंकेटेड पैराबोला का वॉल्यूम लेंगे, तभी तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस प्रिज्म से हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है C,
कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। तो इस काम को आसान करने के लिए कोड ने क्या कह दिया, आप लोग क्या करो, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, इसको मिटा दो, अब इस वाले को मिटा दो, और इस वजह इसके अलावा क्या मान लो, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कांस्टेंट, जैसे कल भी कुछ कांस्टेंट माना था हमने, कांस्टेंट, और इसका जो डेप्थ है वो मान लो वाई एफ डेप्थ, ठीक है। वाई एफ डेप्थ का मान लो, और उसके कारण ये स्ट्रेस ब्लॉक बनाया मैंने, उसके कारण जो सी फोर्स आएगा वो क्या सी होगा, वो इस सी फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बाद में स्ट्रेस डायग्राम आपका क्या बनेगा, ये बनेगा, दिस इज T2। और अब C2 कहां लगेगा, अब C2 कहां लगेगा, इसके सेंटर में, इस रेक्टेंगल के सेंटर में, और रेक्टेंगल जो बना है स्ट्रेस ब्लॉक में, उसका सेंटर कहां होगा, YF/2 पे। ये इतनी सी बात है, ठीक है, जो केस 2 और केस 3 में आपको दिखने वाली, ठीक। डायग्राम बना लो पहले, फिर बाद में लिखते हैं बाकी बातें। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लाल वाले को, ठीक है। ये थोड़ा इनफैक्ट मैं यहाँ बना दूं ताकि आपको C2 अच्छे से दिखा सकूं। ये लिखा दूंगा मैं, ट्रंकेटेड पैराबोला वाला पॉइंट जो है। इस पूरे टॉपिक में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इस YF का फॉर्मूला, यही एक लौता चीज है जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज लाइक 0.65 DF प्लस 0.15 XU। जो रीजन करोगे, कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, ये फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना। हो गया नोट ये? डन? जी सर। यस सर। ठीक है। एक और चीज अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किस केस में आपको ट्रंकेटेड पैराबोला मिलेगा फ्लेंज के अंदर।
स्ट्रेस ब्लॉक मिलेगा ट्रंकेटेड पैराबोला, ठीक है। तो इन दिस केस the stress variation in the flange portion will have rectangular and truncated parabola. Rectangular and truncated parabola. Thus, to calculate the compressive force taken up by the flange portion. फ्लैंज पोर्शन, तो फ्लैंज पोर्शन बता रहे हैं ना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बी एफ माइनस बी डब्ल्यू वाला पोर्शन, वेब पोर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना, वो चीज मैंने पहले बता दिया आपको। तो कह रहा है कि इस वाले पोर्शन में निकालने के लिए कुछ अप्रोच हमने यूज किया है। फ्लैंज पोर्शन we'll have to define effective फ्लैंज थिकनेस, इसे बोलते हैं इफेक्टिव फ्लैंज थिकनेस YF, ठीक है। एंड we assume a uniform stress in effective flange thickness YF इक्वल टू, तो फ्लैंज का भी अब हमने यहाँ पे ऑर्डिनेट नहीं लिखा है, ये ऑर्डिनेट भी कितना होता है 0.45 FCK, सेम ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जितना इसका होता है उसका भी इतना ही है, इक्वल टू 0.45 FCK, ठीक है। जो की पॉइंट्स हैं उनको ऑनलाइन साथ साथ में कर देता हूँ। इफेक्टिव फ्लैंज थिकनेस YF एंड assume यूनिफॉर्म स्ट्रेस, इसमें हम यूनिफॉर्म स्ट्रेस मानेंगे जिसका वैल्यू कितना होगा 0.45 FCK, ठीक है। द इफेक्टिव फ्लैंज thickness portion will have approximately the same compressive force as due to original stress variation in the actual flange thickness of DF। तो जितना ओरिजिनल DF थिकनेस में आ रहा था उतना ही इसमें आएगा, ठीक है। दिस इज द असम्पशन। फॉर्मूला आपको पहले लिखा दिया, YF इक्वल टू कितना थिकनेस बनाया आपने 0.65 DF प्लस 0.15 XU, ठीक है। अच्छा अब बताओ फोर्स C2 क्या लिखोगे, व्हाट इज फोर्स C2 हियर, T2 तो लिख दिया आपने, व्हाट इज फोर्स C2, कोई बताएगा कैसे लिखेंगे फोर्स C2 को? फोर्स C2 का स्ट्रेस कोऑर्डिनेट क्या है 0.45 FCK into YF, और विड्थ कितना है, वॉल्यूम देखना ना आपको, एरिया तो यहीं से निकल गया, 0.45 FCK into YF तो एरिया हो गया, वो थर्ड डायमेंशन क्या लेनी है, विड्थ लेनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0.45 FCK into YF into
BF minus BF BW. minus BW. BF minus BW. This is the value of C2. ठीक है, तो अगर MU निकालना हो आपको, अगर MU निकालना हो या MOR निकालना हो तो निकाल सकते हैं। C1Z1 प्लस C2 Z2। C1 का वैल्यू क्या था 0.36 FCK B इंटू XU, और वो कितना आम होता है उसका 0.42 D XU minus point. D माइनस, और C2 कितना हो गया 0.45 BF माइनस BW YF. और YF. इंटू YF। और क्या लीवर आर्म बना, ये बना लीवर आर्म, दिस इज द लीवर आर्म Z2 कितना D हो गया minus जी YF by 2. D माइनस YF बाई YF by 2। 2. यहाँ तो दिख ही रहा है कितना है D माइनस 0.42 XU। ठीक है जी, this is the MOR for this section, noted। थोड़ा ऊपर करो। हो गया। सर ये करे सर, ये ऊपर के विल हैव टू, कहाँ पे सर 1 2 3 4 सर, सर ये Define. Define. डिफाइन define effective flange thickness YF। हो गया सर। ठीक है, केस थर्ड क्या आएगा आपका when XU is greater than 7/3 TF। अब इसमें क्या होता है, इसमें आसान है काम, इसमें जो T सेक्शन बनता है आपका, उसका जो XU है उसका इतना डेप्थ होता है नीचे की साइड। अब उससे डेप्थ बढ़ गया ना, उससे एक फायदा हो गया हमें इसमें कि इसमें जो स्ट्रेस ब्लॉक बनता है, इसमें जो स्ट्रेस ब्लॉक बनता है उसके अंदर फ्लैंज के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेक्टेंगल ही रहता है। देखो मैं DF से नीचे ले गया रेक्टेंगल, पैराबोलिक रेक्टेंगल के नीचे शुरू हो रहा है। इस पॉइंट का किस चीज में फायदा हो जाएगा, इस पॉइंट में देखो वेब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, वेब का तो अभी भी वैसा ही बनेगा। दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज पैराबोला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला जो पोर्शन है इसका जो स्ट्रेस बना, उसमें ये क्या आ गया, पूरा ही ऐसे कांस्टेंट आ गया DF तक। यहाँ तो हम सेकेंडरी सेक्शन में सिर्फ इसको देखना है ना, फ्लेंज को, सिर्फ फ्लेंज को देख रहे हैं, और इसके लेवल पे हम ये देख रहे हैं फोर्स T2। तो इसमें क्या हो गया, ये DF जो है पूरा का पूरा ही आ गया, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएशन के साथ। तो मतलब यहाँ पे जो DF है वो ही क्या हो जाएगा, YF हो जाएगा, ठीक। और ये जो आपका स्ट्रेस लगेगा आके वो कहाँ लगेगा, सेंटर पे,
DF बाई 2 पे। तो MU में क्या चेंज आएगा, C1 Z1 प्लस C2 Z2 MOR में। तो C1 अगेन वैसे लिखोगे 0.36 FC के B इंटू XU, लीवर आर्म कितना रहेगा, ये C1 है, ये T1 है, लीवर आर्म वही रहेगा D माइनस 0.42 XU, D माइनस 0.42 XU। C2 कितना हो गया इस केस में 0.45 FC के 0.45 इंटू BF माइनस BW इंटू YF था पिछले केस में, पिछले वाले केस में क्या था इंटू YF, तो यहाँ पे YF की जगह क्या पुट करोगे आप लोग अब DF, D माइनस DF बाई 2। So this is the moment of resistance for the third case। ठीक है, कहां से लेना स्क्रीनशॉट, यहां से, टेक इट। हो गया, अच्छा थोड़ा सा ऊपर करना है। मैं कुछ लिखा नहीं रहा थर्ड केस में, ठीक है, खुद समझ जाना अब डायग्राम देखकर, तो लिखने की मेरे को लगता है यहाँ पे जरूरत नहीं है इस केस के अंदर कुछ भी। हो गया, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, जस्ट टू लेट यू नो हाउ टू कैलकुलेट YF। तो YF का फॉर्मूला क्या है 0.65 DF प्लस 0.15 XU। ठीक है, तो मेरे पास एक यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसमें XU 130 है और डेप्थ ऑफ फ्लिंज है 100 mm। जरा निकाल के बताओ YF कितना आएगा। क्या करेंगे 0.65 इंटू 100 प्लस 1.15 इंटू 130, 65 प्लस, बताओ कितना आता है ये, सो दिस कम्स इक्वल टू 84.5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वहां पर कि YF निकालने को बोल दे, छोटा सा क्वेश्चन बना दे, XU और DF का वैल्यू दे दे, YF का एक्सप्रेशन पूछने का मन ना हो तो इस तरह से वो न्यूमेरिकल बनाएगा आप लोगों के लिए, या फिर ऐसा फ्रेम करेगा न्यूमेरिकल जिसमें दो स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा कि XU निकालो और दूसरा स्टेप होगा कि YF निकालो।
एक्सयू निकालने के लिए क्या करेंगे? अब टी सेक्शन के अंदर भी क्या करना है? देखो लॉजिक सेम रहेगा हर सेक्शन के अंदर कि सी को टी के बराबर करना है। ठीक है, अभी मैंने वहां पीछे लिखा नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको करना आ जाता होगा। तो सी इक्वल टू टी करना है, तो मुझे पता है टी सेक्शन में सी कितने हैं? 2 हैं। टी कितना है? 1 है। तो C1 क्या है? 0.36 FCK B इंटू XU। C2 कितना है? 0.45 BF माइनस BW इंटू अरे बोलो ना यार, इंटू YF इक्वल टू 0.87 FY AST। ठीक है, तो जैसा भी सिचुएशन होगा वैसे हो जाएगा, पर आप ये चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी बीम होगा तो उसमें C इक्वल टू टी करना रहेगा हमें क्या निकालने के लिए? न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालने के लिए। ठीक है, अब ये आपका जो हमारा ये चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू LSM एंड WSM, और इसमें ही हम लोग डिजाइन करते हैं बीम को फॉर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। तो उसमें कुछ डिजाइन हमने नहीं करना है। जो डिजाइन के कंपोनेंट्स होंगे बीम में वो या स्लैब में, और वो इकट्ठे एक अलग चैप्टर आएगा जिसमें आएगा डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर बीम और स्लैब्स का, वो अलग से चैप्टर आएगा। ठीक है, तो फॉर मी योर चैप्टर नंबर फर्स्ट टू चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, जिसमें हमने WSM भी कर लिया, LSM भी कर लिया। टुमारो विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज डिजाइन फॉर शियर। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर मैं बता रहा हूँ कि डिजाइन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को। अभी देखो डिजाइन करना क्या रह गया, अब आपको बस AST निकालना है। अब आपको लोड दे दिया जाएगा इसी चैप्टर के अंदर, MU लोड दे दिया जाएगा और बोलेगा कि आप क्या करो, कैलकुलेट करो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंट रिइंफोर्समेंट को। लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट का मतलब है आपको AST निकालना है। ठीक है, तो AST निकाल नहीं लोगे? अब बताया तो है कैसे निकालते हैं AST, फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो डिजाइन का क्वेश्चन मैं कोई नहीं करा रहा, बस आप मान के चलें कि इस चैप्टर में हमने AST निकालना, इस चैप्टर में हम AST निकालते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या निकालने वाले हैं? स्टीरअप्स। शेयर क्या होता है? स्टीरअप डिजाइन होती है ना शेयर के लिए, वर्टिकल रिइंफोर्समेंट। ये आपका ट्रांसफर आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट आएगी। ये इस तरह से आपको स्ट्रिप्स दिखेंगे बीम में अगली बार। ठीक है, एनी डाउट इन दिस चैप्टर? कल लोगे सर? कल क्लास होगी आपकी? सुबह शाम सर? वो तो यार सुबह जब कल ही पता चलेगा वैसे तो, पर मेरी कोशिश होगी सुबह ही ले लूं। ठीक है, वो ले लेना सर 9 बजे से लेके 11-12 बजे तक। यार वो है ना, एक को जाना होता है ना। अच्छा। वो कह रहा था ना वहां पे जाके मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, कर सकता है अगर तो पूछ लो। हाँ सर हो जाती है अटेंड। टाटा मोटर में गाड़ी नहीं बेचते हो? गाड़ी अपने आप से, गाड़ियां ही नहीं है उधर, क्या करना है? कौन गाड़ी? आप टाटा मोटर्स में वेटिंग लगे हो मतलब, जिसमें मतलब शोरूम है उसमें लगे डीलरशिप हो? है सर, फेडील मोटर। तो वहां कौन हाँ कौन सी गाड़ी उधर देते हो सर टाटा अभी में? डिमांड है। एक टियागो मिनट, है, टिगोर है, अल्ट्रॉज